वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 दैट इज ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करेंगे। कल तक की स्टोरी ये थी बच्चों की टाइको ग्रहे जो थे, ठीक, उन्होंने क्या किया लगभग 20 सालों तक, ठीक है, 20 सालों तक प्लानिटरी मोशन के बारे में रिसर्च किया, स्टडी की। उन्होंने 20 सालों में जो भी डेटा कलेक्ट किया हुआ था, जब उनका लास्ट समय नज़दीक आया तो उन्होंने अपने एक शिष्य केपलर को बुलाया और वो सारे के सारे डेटा उनको हैंड ओवर कर दिए और उनसे कहा कि ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की हुई है, ये जो मेरी 20 सालों की मेहनत है, इसको आपको क्या करना है, पब्लिश करवाना है। वो डेटा पा करके केपलर ने उस डेटा को क्या किया, एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद 3 लॉज दे दिए, जिन किससे रिलेटेड लॉज थे, वो प्लानिटरी मोशन से रिलेटेड लॉज थे, ठीक। और उनको बोला गया केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर सेकेंड लॉ एंड केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या था बच्चों, कि जितने भी प्लैनेट हैं सब सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक। इसके अलावा उन्होंने उसी चीज में कहा, उसी फर्स्ट लॉ में ही कहा कि जिनमें सन जो है दोनों फोसी में से किसी एक फोसी पे होता है, ठीक। इसके अलावा जो केपलर का सेकेंड लॉ था वो ये था, the line joining the planet to the sun sweeps equal area in equal interval of time, ठीक है। तीसरा लॉ उनका ये था, the cube of the distance between the planet and the sun is directly proportional to the orbital time, ठीक है, is directly proportional to the square of the orbital time। ये 3 लॉ उन्होंने दिए हुए थे, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर सेकेंड लॉ एंड केपलर्स थर्ड लॉ। अब आज हमें पढ़ना है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका मतलब ये है कि न्यूटन का जो ये लॉ है ये हर जगह पे लागू होता है, इसी वजह से इसको यूनिवर्सल लॉ बोला गया कि ये सार्वत्रिक है, मतलब हर जगह पे लागू होने वाला है। तो आखिर उन्होंने कहा गया था, उन्होंने ये कहा था एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर, ठीक है। स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। स्टेटमेंट, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर in the universe attract every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, तो ये स्टेटमेंट था। उन्होंने ये कहा कि एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर, हम लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है, और मैटर किससे बना हुआ होता है, पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो उन्होंने वही बात कही कि हर पार्टिकल, मैटर का हर पार्टिकल, इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एवरी अदर पार्टिकल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्स
जो है वो मैटर का बना हुआ है। तो उन्होंने कहा मैटर के इस यूनिवर्स में मैटर के जितने भी पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स, एक फोर्स के द्वारा। ठीक है, यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं उन मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे पार्टिकल्स को एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं। अब वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। किसके मासेस भैया, पार्टिकल्स के मासेस। ठीक है, जिन दो पार्टिकल के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उन पार्टिकल के मासेस के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स। और क्या होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और किसके बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है, उन दोनों पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली समझ लेते हैं कि आखिर ये जो चीज कह रहे हैं न्यूटन, ठीक है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा है बच्चों, मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है ए, ठीक, और ये एक पार्टिकल है बी। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर। पार्टिकल ए जो है उसका मास कितना है, m1 है। पार्टिकल बी जो है उसका मास कितना है, m2 है। इधर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, ये लगा रहा है इसके ऊपर और ये लगा रहा है इसके ऊपर। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, दोनों के पास लग रहा है। ऐसे नहीं डायरेक्शन होगी, ऐसे होगी। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है उसको हमने मान लिया F। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मान लिया, F। तो इन्होंने ये कहा कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकेंड पार्टिकल के प्रोडक्ट के। ठीक, यानी कि m1 m2 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर पार्टिकल छोटा है तो उसका मास भी छोटा होगा, है ना, और छोटे मास का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, कम आएगा। और अगर प्रोडक्ट कम आ रहा है तो फोर्स भी क्या होगा, कम लगेगा। अगर पार्टिकल क्या है, बहुत बड़ा है, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, बड़ा सा आएगा, जिसकी वजह से फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इससे एक चीज यहाँ पे क्लियर होती है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उन दोनों पार्टिकल्स के मासेस के ऊपर। मासेस जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतना ज्यादा आएगा तो फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा। मासेस जितने कम तो प्रोडक्ट उतना कम आएगा और फोर्स भी क्या होगा, उतना कम लगेगा। ठीक, दूसरी चीज इन्होंने ये कही कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इन दोनों पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस आर है ना उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि डिस्टेंस, दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना कम होगा। ठीक, अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो यहां से हमें क्या मिल जा रहा है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर मिल जा रहा है। और प्यारे बच्चों आप सारे लोग जानते हो कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तो वहां पे एक कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैं हटा रहा हूं और एक कांस्टेंट यहाँ पे लिखा जाएगा G, कैपिटल G। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, कैपिटल G। तो बेसिक सा जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था मैथमेटिकली इस तरह से उन्होंने दिया। ठीक है, कि जो फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक, मासेस जितने ज्यादा होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा आएगा तो फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा। मासेस जितने कम होंगे तो प्रोडक्ट भी उतना कम आएगा तो फोर्स भी उतना कम लगेगा। दूसरी चीज किस चीज पे डिपेंड करता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उस चीज पे भी फोर्स डिपेंड करता है। मतलब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, सॉरी कम लगेगा, और डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा। सिंपल सी चीज। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि आखिर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी। तो बच्चों जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि फोर्स जो है, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ पे भी जो फोर्स लग रहा है उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन ही हो जाएगी। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस जी का क्या करें, है ना। अब जी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए
ये इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अगर हम 1 ले लें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा जी m1 m2 एफ आर स्क्वायर या फिर कैपिटल जी इक्वल एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। तो सोचिए अगर हम पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर ले लें, ठीक है, और पार्टिकल्स के जो मासेस हैं उसको क्या ले लें, 1 kg ले लें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए बच्चों, f इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1, यानी कि g की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, f के बराबर आ जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो यूनिवर्सल कांस्टेंट g है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, ये वह फोर्स है जो 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे गए 1-1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन वह फोर्स है जो कि 1-1 किलोग्राम के दो मासेस को अगर 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा जाए तो जो फोर्स लगेगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हो गया। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए बच्चों तो सिंपल से शब्दों में आप समझिएगा। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे F लिखा हुआ है, F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। R का मतलब क्या है, R का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। लेकिन ये मीटर मतलब R का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, m1 m2 क्या है, मासेस है, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके जी की क्या हो गई, यूनिट हो गई। ठीक है, तो आपको आई थिंक न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके कुछ इफेक्ट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हैं। ठीक है, जिसको हमें क्या करना है, याद रखने की जरूरत है। ये सारे के सारे पॉइंट्स, इसके जो इफेक्ट हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।